हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज केवट फ्रॉम बेरमो बोकारो झारखंड। और आज तो शायद 21 तारीख हो चुका है, तो अब सभी को मैं एक बार पुनः याद दिला देता हूँ कि बहुत दिनों से यानी कि लास्ट ईयर जब इलेक्शन था तभी वैकेंसी आई हुई थी, बट रिसेंटली वैकेंसी आने को थी। बीसीसीएल ने एक डाटा भी दिया था मिनिस्ट्री ऑफ कोल को, बट कोई गुड रिस्पॉन्स न आया। तो इसी के लिए हम लोग 10 जुलाई को डीजीएमएस में धरना प्रदर्शन किए थे एंड बाइक रैली का शो किए थे, ताकि नया फ्रेशर वैकेंसी आ चुके या फिर आ जाए, ठीक ना। तो वहां तक तो वो सक्सेसफुल रहा। आर.के. तिवारी सर के साथ हम लोग ने समर्थन के साथ आंदोलन करा, तो वहां तक तो सक्सेसफुल रहा, ठीक ना। बट हमें और भी कहीं ना कहीं और अपर स्टेजेस पे भी ये बात को या तो नोटिस करवानी है, या फिर ऐसे प्रोग्राम या फिर ऐसे हड़ताल, या फिर हड़ताल तो नहीं बोल सकते हैं, ऐसे शांतिपूर्वक धरना कह सकते हैं। शांतिपूर्वक धरना के तरीके से हम लोग फिर 23 तारीख को यानी कि 23 तारीख को हेडक्वार्टर जा रहे हैं, कोल इंडिया का हेडक्वार्टर कोलकाता, ठीक है। तो आप सभी से भी आग्रह है कि उस दिन भी जिस तरह भारी भरकम बारिश हो रही थी, फिर भी आपकी वहाँ प्रेजेंटेशन था, ये बहुत एकदम अच्छा लगा देख के। तो इस तरह हो सकता है अगर कि वहाँ भी बारिश हो तो अपना छाता या फिर रेनकोट या फिर जो भी आप बचने का इक्विपमेंट है आपके पास ले चलें, और 23 तारीख को एक बार पुनः आर.के. तिवारी जी के साथ हम लोग शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कोल इंडिया हेडक्वार्टर CIL हेडक्वार्टर कोलकाता में एक बार पुनः साथ दें। ओके, आर.के. तिवारी सर के बारे में जितना बोलो उतना कम है। शायद आप लोग को नहीं पता होगा, नए नए माइनिंग स्टूडेंट को, कि जब करप्शन अपनी चरम सीमा पे थी, यानी कि जीटी का एग्जाम हो रहा था, तो डेफिनेटली आप सभी को पता ही होगा था कि कितना करप्शन था और कैसे एग्जाम को फेस करना, कैसे निकालना। टैलेंटेड होते हुए भी आप समझ सकते हैं, मतलब 100 में से एक बंदा ही आप सिलेक्शन हो सकता है, ऐसा स्थिति था। तो अभी आपको क्या हो रहा है कि आर.के. तिवारी सर उस चीज को लेके बहुत आंदोलन किए, बहुत हद तक लड़ाई लड़े, तब जाके अभी आपको डायरेक्टली जीटी सर्टिफिकेट प्राप्त हो जा रहा। अदरवाइज पहले का जो रूल्स एंड रेगुलेशन था, जो जानते हैं वही समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास कोल माइन्स रेगुलेशंस 120 यानी कि प्रोटेक्टिव वर्क बिफोर माइन क्लोज। ओके, आपने अगर रेगुलेशंस 5 पढ़ा होगा, रेगुलेशंस 5 क्या था? नोटिस ऑफ अबंडेंट क्लोजर एंड डिसकंटिन्यू, या फिर ऐसी कोई माइंस जिसे हम लोग कैजुअली बंद कर रहे हैं, या टेम्पोररी बंद कर रहे हैं, या फिर परमानेंटली बंद कर रहे हैं, ठीक ना। वो रेगुलेशंस 5 में हमने ऑलरेडी देख चुका है। बट माइंस को क्लोज करने के बाद अगर कोई माइंस एबंडन कर रहे हैं, तो माइंस है तो आपको जाहिर सी बात है दो आउटलेट होंगे ही। अगर दोनों आउटलेट को भी अगर हम लोग क्लोज नहीं करते, मान लीजिए यहाँ से यहाँ 2 आउटलेट है और दोनों आउटलेट को हम लोग क्लोज नहीं करते, बस इनर का प्रोटेक्शंस अगर हम लोग मतलब इनर का बिलो द अर्थ का जितना भी पिलर का प्रोटेक्शन है वो सब हम लोग ने कर रखा है। बट माउथ को भी अगर हम क्लोज नहीं करते हैं, तो क्या ये माइंस हमारा सेफ जोन में रहेगा? ये माइंस हमारा सेफेस्ट जोन में रहेगा या फिर सुरक्षित रहेगा? तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि ऑक्सीडेशंस क्या होता है, कंबशंस पीरियड क्या होता है। तो फिर ये माइंस हमारा सेफ जोन में नहीं आएगा, यानी कि पूरी की पूरी
हमें ये क्लोज करनी होती है। बट क्लोज करने से पहले हम लोग का जो जितना भी प्रोटेक्टिव वर्क होता है, जैसे आइसोलेशन स्टॉपिंग बनाना या फिर टेम्पररी स्टॉपिंग बनाना, फैन हो गया आपका, फिर मोटर्स हो गया, या फिर प्रिपेटरी वाल हो गया, या फिर जितने भी प्रोटेक्टिव्स हो वर्क हो गया, सपोर्ट को लेके हो गया, तो ये सारे चीज आपको धरातल पे कर लेना है। प्रोटेक्टिव्स वर्क सारे टेकन कर लेना है। उसके बावजूद भी यानी कि यहाँ तक आपका सरफेस आ रहा, सरफेस में बिल्डिंग है, तो ऐसे भी वर्क आपको सेफ्टी से लेना है कि इस बिल्डिंग पे भी कुछ दिक्कत ना हो। ठीक है, आज अगर झरिया फील्ड आप देख रहे हैं तो देखे ही होंगे कि झरिया के अंदर जितने भी कोयला है वो धीरे धीरे जलते जलते राख हो रही है। वो किस लिए? ऑटोमेटिक स्टार्टिंग पीरियड में तो वो तो कोयला, मान लीजिए ये कोयला है तो स्टार्टिंग पीरियड में तो ये तो आग नहीं लगी होगी, जरूर कहीं ना कहीं कुछ मिस अंडरस्टैंडिंग या मिस वर्क हुआ होगा, मिस यूजेस हुआ होगा, तभी तो वो आग लगी होगी। धीरे धीरे आग लग के एक प्रचंड रूप में आग आ गई, आया होगा तभी ना। मैं कहता हूं ये कोयले का फॉर्मेशन हो गया आपका। ठीक है, ये पूरी धरती सील है, ना इसमें कोई खुदाई की गई है, ना कुछ वर्किंग किया गया माइंस को चलाने के लिए, और ना एक टेम्पोररी मतलब कुछ भी। तो ये एज इट इज रहेगी ना, ये कोयला मेरा एज इट इज रहेगी। इसमें तो ना इनकम्बशन पीरियड आएंगे, ना आग लगने की चांस आएगी, नहीं ना। वो अलग मैटर है कि धरती के बिलो द अर्थ मोल्टेन रॉक्स पाया जाता है, यानी कि माग्मा पाया जाता है, वो अलग मैटर है। बट बनने की बात तो ये तो सेम इट इज इसी तरह रही होगी। जब यहाँ इस तरह का स्थिति है, तो हो सकता है कि झरिया फील्ड में भी उस पीरियड में इसी तरह का स्थिति होगा ना भाई। तो फिर अभी क्या हुआ जो वहां पे इतनी ज्यादा हीट, यानी कि हीट प्रोड्यूस हो रहा है, या फिर इतनी ज्यादा वहां आग लगी हुई है धरती कोयले में, धरती के अंदर जो कोयला है। क्या हुआ होगा? मिस्टेक तो हम ही लोग से हुआ होगा, तभी तो वो कहीं से चिंगारी पकड़ी होगी, या फिर किसी आग से कैच करके वो आग लगी होगी। तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो हम ही लोग किए होंगे, तब जाके तो वो झरिया फील्ड आग से आग जूझ रही है ना। तो क्या आप दिमाग लगाएं, क्या हम लोग मिस्टेक किए होंगे इसमें? सोचिए क्या मिस्टेक किए होंगे। ये तो अभी तक किसी को पता भी नहीं होगा कि वहां की आग कैसी लगी होगी। बशर्ते मैं श्योर नहीं हूं कि इसी कारण आग लगी होगी, बट स्टार्टिंग पीरियड में तो वो तो कोयला ही होगी, इतना तो श्योर हूं। अब कोयले में आग, यानी कि इनकम्बशन पीरियड आप देखने पढ़े ही होंगे। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ होगा मैं बताता हूँ। हो सकता है मेरी अंदाजा गलत हो, बट फिर भी ये आपका टोटल 27 या 28 सीम्स हैं। 28 से मान के रखते हैं, 30 सीम्स है झरिया फील्ड में, सीम्स है, ठीक ना। हमने झरिया, मेन जो खास झरिया होता है, वहां से कोसों दूर, यानी कि 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के रेडियस में एक माइंस ओपन किया अंडरग्राउंड हमने ओपन किया। कहाँ पे? 5 किलोमीटर के रेडियस या 10 किलोमीटर के रेडियस पे सब चीज एक्सट्रैक्शन, कोयल ऑफ एक्सट्रैक्शन, सारा चीज यहाँ खोखलो कर दिया। ठीक, इन द केस कभी कभी हो सकता है कि कोई कोयला या फिर पिलर से पूरी तरह कोयला को खाया नहीं गया होगा, या फिर छोड़ दिया गया होगा सपोर्ट के लिए। ठीक ना, मतलब मान लीजिए ये इतना कोयला हमारा छूट गया, ये पिलर का इतना कोयला छूट गया, और कंटिन्यू ये इतना छूट गया होगा। ठीक, इसके बाद भी तो कोयला का फॉर्मेशन से बाउंड्री लाइन से, ठीक ना। तो फिर इधर भी कोयले का फॉर्मेशन से। इन द केस आप यहाँ स्टोविंग, केविंग या जो भी मेथड लगाते लगा लीजिए, इन द केस आपने पूरी तरह से यहाँ प्रोटेक्टिव वर्क नहीं करा, प्रोटेक्टिव वर्क नहीं किया होगा, तो डेफिनेटली यहाँ भी इनकम्बशन पीरियड आ सकता है।
चलो इनकम्बशन पीरियड नहीं आया होगा। अगर ये आपका इनलेट है और इनलेट आपने सही तरह से बंद नहीं किया होगा या फिर स्टोविंग सही तरह से नहीं किया होगा, तो यहाँ से तो ऑक्सीजन या फिर गैसेस तो जा सकते हैं। गैसेस जाएंगे कहीं ना कहीं, यहाँ फंसेंगे तो यहीं घूमते घूमते हो सकता है इधर गैसेस चला गया। अब गैसेस में तो ऑक्सीजन रहेगा ही, ऑक्सीजन रहा, सेल्फ हीटिंग हुआ, इंक्यूबेशन पीरियड आया। अब जब इंक्यूबेशन पीरियड इस पे आ गया, हमने प्रोटेक्टिव वर्क सही से नहीं लिया होगा, तो हो सकता है यही सीन कहीं ना कहीं किसी, ये इंक्यूबेशन पीरियड आने के बाद इसमें हीट प्रोड्यूस हुआ तो आग लगा। ओके, अब यहाँ का जो पिलर्स आग लगा तो हो सकता है ये पिलर से थोड़ी बहुत भाई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ हीट तो रेडिएशन डायरेक्शन ये सब तो पढ़े ही होंगे, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो कहीं ना कहीं हीट प्रोड्यूस हुआ होगा इसमें, यहाँ का हीट आया होगा। हो सकता है इस यहाँ पे इससे हीट आते आते यहाँ का जो कोयला का स्टार्टा है या फिर कोयला का सीम्स है, इसमें कैच कर लिया हीट, यानी कि आग पकड़ लिया। अब जो ये आग फैलती जा रही है भाई, फैलती जा रही है, चलते जा रही है। ठीक, झरिया में इतना कोयला है कि पूरी झारखंड बैठ के खा सकता है, 1 साल तक बैठे बैठे खा सकता है। बट इसमें किसी की ध्यान नहीं जाता, ध्यान भी जाता है। एक बार कौन सा सांसद पार्लियामेंट में ये बात आवाज उठाया था, बट यहाँ का लोकल बंदे यानी कि झरिया फील्ड का लोकल बंदे नहीं चाहते हैं कि वो जगह खाली करें, जबकि उन लोग के लिए एकदम क्वार्टर 10 बाय 10 का क्वार्टर बनाया गया हुआ है। ठीक है, लेकिन कोई नहीं चाहते हैं। तो एक समस्या ये हो गया झरिया फील्ड का, और एक समस्या वहां के नेता लोग को कमीशन दीजिए तभी सब आपका काम होगा, अदरवाइज कुछ काम नहीं होने वाला है। कॉर्पोरेट भी आजकल बहुत नेतागिरी करते हैं और गुंडे पाल के रखते हैं। अभी आया था ना डुल्लू मातो, हिल टॉप के मालिक गुंडे पाल के रखे थे, तभी तो गांव वाले को सीधा सीधी, अब समझिए। खैर वो राजनीतिक मैटर है। तो ये कैसे हुआ कि प्रोटेक्टिव वर्क हमने सही से नहीं लिया होगा, तभी ये हीट प्रोड्यूस हुआ और हीट से ट्रांसफर होते हुए दूसरी जगह पहुंच गई, दूसरी सिम में या दूसरी स्टाटा में। तो इसीलिए ये 120 रेगुलेशंस बनाया गया है कि अगर आप माइंस को क्लोज करते, डिसकंटिन्यूड करते या फिर पूरी तरह से क्लोज करते तो आपको प्रोटेक्टिव वर्क क्लोज करने से पहले कर लेना। ओके, और कुछ इसमें डाटा है नहीं। एक डाटा है कि क्लोज करने से पहले आपको नोटिस देना होता है CIM को। CIM विजिट करेंगे या फिर विजिट भी नहीं करेंगे तो उन्हें जो भी प्रोटेक्टिव वर्क के अंतर्गत कार्य मिलेगा आपको पूरा करना होगा, और एक बार जरूर वो आएंगे ही विजिट करने के लिए। ठीक है, या फिर उनके द्वारा कोई DGMS के द्वारा कोई स्टाफ या मैनेजमेंट आएगा ही, और उन्हें अगर कोई त्रुटि बात लगी कि भाई ये आपका नहीं हुआ सही तरीके से, इसको सही कीजिए, तो आपको करना ही होगा। अगर आपसे नहीं हो पा रहा, ओनर, एजेंट और मैनेजर से नहीं हो पा रहा है, तो जो CIM है या फिर जो इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन पे आएंगे वो किसी को भी वो काम करवाने के लिए एक टेंडर के रूप में दे देंगे, और टेंडर का जो भी पेमेंट होगा वो ओनर, एजेंट और मैनेजर ही करेंगे। बस इतना ही है 120। तो चलिए देखते हैं 120 प्रोटेक्टिव वर्क बिफोर ए माइन इज क्लोज्ड। द चीफ इंस्पेक्टर में by an order in written required the owner of the any mines to which regulations 5 applies to construct in the mine below ground or on the surface such protective work within such terms as he may be specified therein। कह रहा है रेगुलेशंस 5 के अकॉर्डिंग जितने भी वर्क चल रहे हैं या स्थगित है या फिर बंद है, उसमें सारे प्रोटेक्टिव वर्क्स आपको ले लेना है। किसके दिशा निर्देश के द्वारा? CIM के दिशा निर्देश के द्वारा। ठीक है, ये प्रोटेक्टिव वर्क पहला पॉइंट।
और CIM जितना समय देंगे उतना समय के अंदर ही। ओके, इसके बाद कहता है इफ द ओनर फेल्स टू कंस्ट्रक्ट द सच प्रोटेक्टिव वर्क within the time specified in the order referred to sub-regulations 1, the chief inspector may be get the work executed by any other agency and cost thereof is certified by the chief inspector shall be defrayed by the owner of the mines and recoverable from his an area of land revenue। मैंने बताया था कि अगर ओनर एजेंट या मैनेजर ऐसे प्रोटेक्टिव वर्क्स लेने में फेल्यूर होते हैं तो चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा अगर कोई वेंडर या टेंडर वाले पर्सन्स मिलते हैं तो वो स्वयं उनको काम दे सकते हैं और उन कामों को लेके जो भी पेमेंट आएगा, मतलब अब कोई भी काम कर रहा तो डेफिनेटली वो तो अपना ये तो वर्क कर रहा तो वर्क का तो क्या बोलते हैं उसको, वेजेस तो लेगा ही। तो उनका जो वेजेस आएगा वो कौन पेड करेंगे? ओनर एजेंट या मैनेजर पेड करेंगे, ठीक। और लैंड का भी जो भी अगर वेजेस आएगा वो ओनर एजेंट और मैनेजर ही पेड करेंगे। तो ये सेकंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट कहता है अनटिल द प्रोटेक्टिव वर्क हैज बीन कंस्ट्रक्ट टू द सर्टिफिकेशंस ऑफ द चीफ इंस्पेक्टर द मीन्स ऑफ इंटरिंग द माइंस एट नॉट लेस देन 2 entrance shall be kept intact or working order। मतलब कह रहा है कि 2 इनलेट मैंने बताया था कि 2 इनलेट को भी आपको पूरी तरह से क्लोज कर देना है या फिर उसको प्रोटेक्ट करके रखना है ताकि अंदर में कुछ ऑक्सीडेशन या फिर करंट ऑफ वेंटिलेशन ना हो पाए, करंट फ्लो ऑफ एयर ना हो पाए। तो ऐसे आउटलेट को भी आपको प्रोटेक्टिव वर्क के अंदर रखना है या फिर क्लोज करके रखना है। और तब तक और एक चीज कि आप उस आउटलेट को तब तक क्लोज नहीं करेंगे जब तक कि अंदर का प्रोटेक्टिव वर्क कंप्लीटली नहीं हो जाए और वहां से जितने भी मैन पावर या फिर इक्विपमेंट है उसको बाहर ना कर लिया जाए, तब तक आपको 2 आउटलेट रखना ही रखना है। ओके, तो ये रेगुलेशंस हमारा ऑलमोस्ट 120 कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद 121 देखेंगे वर्किंग नियर माइन बाउंड्री। भाई काफी गर्मी है, हालत खराब हो रखी है, लाइट भी नहीं है। अब देखिए कब तक लाइट आती है। यहाँ पे थोड़ी सी बारिश की मौसम अगर बन गई तो समझ लो लाइट रातों रात तक चली गई, ऐसा स्थिति है झारखंड में। जबकि न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में मैं बताया था कि जादूगोड़ा से ही सारा यूरेनियम का माइंस है और वहीं से फाउंडेशन होता है, यूरेनियम वहीं से निकाला जाता है और ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और इंटायर पूरी इंडिया में लगभग 7 या अब तो शायद 11 हो गए होंगे यूरेनियम पावर प्लांट है। यानी कि चेन बाय चेन एक छोटा सा यूरेनियम इतनी ज्यादा हीट और एनर्जी देती है, इतनी इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकती है कि पूरी राज्य को एक लौता यूरेनियम पावर प्लांट लग जाए तो पूरी राज्य को यह उजाला कर सकती है, यानी कि लाइट दे सकती है, बिजली कर सकती है। बट यहाँ का गवर्नमेंट इतने फंड है आपके पास, BCCL से आपको टैक्स आ रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, CCL से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ECL से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, आपके पास DGMS है, ऊपर से CCL के 3 एरिया ऑफिस, CCL आपके पास है, BCCL आपके पास है, ECL का भी कुछ हिस्सा आपके पास है। भाई 2% ही आप टैक्स उठाओ ना, रॉयल्टी तो आपको मिल रही है झारखंड सरकार को, बट फिर भी आप 2% कलेक्शन करके अगर उठाते हो तो बहुत सारे करोड़ों की फंडिंग आ जाएगी आपके पास। और उस करोड़ों की फंडिंग से आप न्यूक्लियर पावर प्लांट क्यों नहीं, यूरेनियम पावर प्लांट क्यों नहीं बना रहे हैं? आपको बिजली चाहिए ना, बिजली क्यों हम दूसरे से बिजली ले? DVC प्राइवेट कॉर्पोरेट है, उससे हम क्यों बिजली ले? खुद का आप क्यों नहीं कर लेते हैं? इतनी फंडिंग, इतनी आपकी रेवेन्यू जनरेट हो रही है, फिर भी आप नहीं कर पा रहे हैं।
ठीक, वो तो दूर की बात है। इनफैक्ट कि अब सामने ही हमारा पड़ोसी स्टेट कोलकाता चले जाओ, वहां पे मोनो रेल की सुविधा है, मेट्रो की सुविधा है। आपके पास है सर? झारखंड में है क्या मेट्रो? क्या फिर डेवलपमेंट है? मेरे को अगर क्लास करना, मैं बोकारो से रांची जाऊं 3 घंटे समय लगता है, बाइक से भी जाऊं तो बाइक का फंडिंग है नहीं मेरे पास, पेट्रोल का फंडिंग है नहीं, कहाँ से करके लाएगा कोई भी बंदा यहाँ से कंटिन्यू? कैसे? अगर यही चीज मेट्रो रहता तो 1 घंटे में पहुंच जाता ना बोकारो से रांची। क्या देश चलाते हो, क्या आप राज्य चलाते हैं सर? क्या बोला जाए, यहाँ का सिस्टम ही बहुत विडम्बना है यार। हमारे सामने 3-3 पावर स्टेशन है, वहां से भी अगर लाइट आ जाती तो वो भी नहीं। इसके बावजूद भी देखिए, डीवीसी दामोदर वेरी कॉरपोरेशन कितनी बड़ी कंपनी है, और बड़ी कंपनी यहाँ पे नालको है। रांची में तो इंटायर इतनी सारी बड़ी बड़ी कॉरपोरेट की ऑफिस है कि आप गिनते रह जाओगे, ठीक ना? तो ये सब बातें सरकार को देखनी चाहिए, ध्यान देनी चाहिए। अदरवाइज आप बोलोगे, एक बार सोनिया गांधी जी या फिर कांग्रेस के कोई सदस्य ने शायद SC ST बोल के उन्हें शर्मिंदा किया गया था, जो हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो ऐसे यूं ही नहीं कोई बोल देता है, बट नहीं कहना चाहिए। बट फिर भी अब जब तक जंगल झाड़ झाड़ी से उठ के नहीं आएंगे, आपकी मेंटेलिटी थोड़ी बहुत नहीं सुधरेगी, तो डेवलपमेंट कहाँ से करेंगे आप? है तो वही खून ना, रग में तो वही खून होगा, और रग में जो खून पूर्वज का है तो वो थिंकिंग भी वही चीज रहता है। आज नहीं तो कल उभर के ही आएगा ही। अगर कुत्ते का खून कुत्ता ही है तो वो तो कुत्ता ही जैसा बिहेव करेगा ना, शेर तो नहीं बन जाएगा। तो यही चीज झारखंड में भी है। खैर, अपना जन्मभूमि है तो इस पे बहुत जल्द सुधार होगा। हम करेंगे या फिर आप करेंगे, लेकिन सुधार होगा, आज नहीं तो कल सुधार होगा। और बहुत सारे हम लोग सोशल वर्किंग भी करते हैं, तो प्रयास में तो लगे हुए हैं सुधार के लिए। शायद वीडियो के मैटर से भी अगर किसी को ये चीज समस्या उभर कर या सामने आता है तो इसमें भी आप लोग सहयोग कीजिए। झारखंड राज्य को थोड़ा जगह बनाइए, जगह दीजिए मेट्रो सिटी के लिए। ओके, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे। ओके।